to all of you at our channel Indian Educator. Dear students, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इवन हम लोग डिस्कशन कर भी रहे थे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, है ना। और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कशन करते करते हम लोगों ने मोलैरिटी इवन मोल फ्रैक्शन तक का डिस्कशन किया था और उन पर कुछ प्रैक्टिस भी की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, वो है हमारी नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी वाले कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले, उस पर प्रैक्टिस करने से पहले हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, है ना। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि क्या है कि भाई जब हम नॉर्मेलिटी का डिस्कशन करने जाएंगे, है ना, नॉर्मेलिटी का डिस्कसन करेंगे, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हमको ये इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, अब हम पहले उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ इक्विवेलेंट अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं, है ना। अभी इक्विवेलेंट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। हम पहले इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम उस पर पहले फोकस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको करते करते बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम इक्विवेलेंट वेट को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट हम बारी बारी से कैलकुलेशन करेंगे इसका। एक्चुअली बात ये है कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है, ये हमारा एसिड के लिए भी डिफाइन होता है, ठीक है, बेस के लिए भी डिफाइन है, साल्ट के लिए भी डिफाइन है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों के केस में इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करेंगे, आपके सामने एग्जांपल्स रखेंगे और डिस्कशन करेंगे उनका। ठीक है, और अगर कहीं हम इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पे डिस्कशन कर लेंगे, तब कहीं जा करके हम नॉर्मेलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम पहले अब चल रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट में देखिएगा, हम किसका कैलकुलेशन पहले करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर हम लिखते हुए तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट। लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो भाई हम भी लिखेंगे इसी को। तो इक्विवेलेंट वेट, देखिए पहले हम एसिड के लिए डिफाइन करना चाहेंगे, फॉर एसिड। ठीक है, एसिड, देखिए एसिड के लिए अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना, मैंने बताया ना अभी कि इक्विवेलेंट वेट हम एसिड के लिए भी फाइंड करते हैं, बेस के लिए फाइंड करते हैं और सॉल्ट के लिए भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एसिड के लिए इक्विवेलेंट फाइंड करें, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करें, तो फॉर्मूला बनेगा इसका, है ना, फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट वेट। एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, जो एसिड गिवन रहेगा उसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ठीक है, अभी बेसिसिटी क्या है हम बता रहे हैं, पहले एग्जांपल्स रख रहे हैं तो फिर बताते हैं। तो हमारा एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बन के सामने आएगा, वो क्या आएगा, उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उस एसिड के लिए बेसिसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। ठीक है, HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl क्या आ जाएगा, 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। HCl की बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है। अभी रखने दीजिए, बता रहे हैं कैसे होती है। ये हो जाएगा आपका 36.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 36.5। यानी HCl के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आया वो कितना आया, 36.5 है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैपिटल E ऑफ HCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही होता है, तो कैपिटल E ऑफ HCl भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या शो करेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl को ही शो करेगा। ठीक है, अगर वही बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ
H2SO4, ठीक है। H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, हाइड्रोजन का होता है 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, कितना होगा 64। तो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये करीबन आ जाएगा 98, ठीक। डिवाइडेड बाई बेसिसिटी होनी चाहिए, तो H2SO4 के लिए जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर हम कैलकुलेट करें H3PO4, है ना, H3PO4 के लिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट H3PO4 भी एक एसिड है, ठीक। तो H3PO4 एसिड के लिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, हाइड्रोजन का 3 प्लस फास्फोरस का कितना होता है 30, ठीक है, प्लस और आपका ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम 16, तो इतने का 64 डिवाइडेड बाई ये कितने, इसकी बेसिसिटी होगी 3 होगी, इज इक्वल टू कैलकुलेट करिए 94 90 94 97 बाई 3 या समथिंग, 3 3 जा 9 3 2 जा 6.3 समथिंग, इतनी बेसिसिटी आ रही है। यानी कि हमने क्या किया, सॉरी बेसिसिटी नहीं, इक्विवेलेंट वेट, हमने एसिड के लिए कुछ एसिड हमारे सामने मौजूद थे, हमने उनके लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। तो HCl के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आया वो 36.5 आया, H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49, एंड H3PO4 फास्फोरिक एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आया वो कितना है 32.3, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को शॉर्ट फॉर्म में हम इसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेसिसिटी की बात आ रही है ना, बेसिसिटी देखिए यहाँ फॉर्म में देखिए, हमने HCl के लिए बेसिसिटी 1 लिया, H2SO4 के लिए बेसिसिटी 2 लिया और H3PO4 के लिए बेसिसिटी 3 लिया, ठीक है। तो बेसिसिटी वैसे एक्चुअली होगी क्या, अगर आप डिफाइन करें बेसिसिटी को देखें तो बेसिसिटी है नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड कहिए या रिलीज्ड कहिए, ठीक है, फर्निश्ड या रिलीज्ड। कहने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एसिड कितने H प्लस आयन हमें रिलीज करेगा, कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, जितने H प्लस आयन रिलीज करता है उसकी संख्या उसके लिए क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl के लिए अगर आप बात करें, HCl ब्रेक डाउन होगा तो वो H प्लस आयन और Cl माइनस में, तो ये एक H प्लस आयन दे रहा है, तो HCl के लिए बेसिसिटी क्या हो गई 1। उसी तरीके से H2SO4 के लिए अगर आप बात करें, H2SO4 के लिए बात करें तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो देखिए 2H प्लस आयन दे रहा है, यानी इसके लिए बेसिसिटी क्या हो गई 2, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 किया। फास्फोरिक एसिड के लिए देखिए ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका H3, ठीक है, PO4, तो 3H प्लस आयन प्लस फॉस्फेट माइनस 3, है ना, फास्फेट आयन। तो देख रहे हैं ये 3H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए इसके लिए बेसिसिटी हमने क्या रखा 3। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिसिटी क्या है, किसी एसिड के लिए वो नंबर ऑफ H प्लस आयन जो एसिड रिलीज कर सकता है, यानी एसिड जितने H प्लस आयन रिलीज करेगा वो इसके लिए क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। तो एसिड के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करके रखे रहेंगे, है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट हमें आगे समझ आएगा। जैसे हम मोल का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वैसे ही इन द सेम वे हम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन करने के लिए। तो एसिड के लिए समझ में आ गया, बेसिसिटी भी क्या होती है आपने देख लिया। तो अब हम जरा बेस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो बेस के लिए अगर हम डिफाइन करें क्या, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट तो देख लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, हमें पूरा इरेज कर रहे हैं, सारे इरेज कर देते हैं। देखिए फॉर बेस, है ना, अगर हम बेस के लिए बात करें तो फॉर बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर, उस बेस का जो मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा डिवाइडेड बाय एसिडिटी, है ना, वहाँ बेसिसिटी थी यहाँ एसिडिटी हो जाएगी, लेकिन है ना भाई, वहाँ पे एसिड के लिए जो नंबर ऑफ H प्लस आयन वो रिलीज करता था बेसिसिटी कहलाता था, और बेस जितने OH माइनस रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी, एसिडिटी, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम आपके सामने रखें, एग्जांपल के लिए रखें तो हम क्या लिखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH को ऐसा इसी को कैपिटल E ऑफ Ca
OH का होल ट्वाइस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम निकालेंगे तो बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। कैल्शियम को 40 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और एक 17, 17 टू जा 34 है ना, डिवाइडेड बाई बेसिसिटी देखेंगे आप तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। तो यह जाएगा 74/2, ठीक है, यानी कि 37। सिमिलरली अगर आप देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या आ जाएगा 23 प्लस 16 एक 17 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि सिंपली 40 आ गया। तो बेस के लिए है ना, देख रहे हैं अगर आप इसी तरीके से बेस के लिए एसिडिटी का डिफाइन करें आप, ठीक है, एसिडिटी को देखें तो क्या बोलेंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड, ठीक है, फर्निश्ड या वही क्या कहिए रिलीज्ड ये कह सकते हैं, फर्निश्ड या रिलीज, यानी कि कोई भी बेस जितने OH माइनस रिलीज करता है उस OH माइनस की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, उस बेस के लिए एसिडिटी होती है। और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है उस बेस का तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करिए, उसके बेसिसिटी से। तो अभी तक एसिड और बेस के लिए आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, डिफरेंट एसिड बेस आपको दिए जाएंगे मिलेंगे भी, तो आप क्या करेंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे उसको, उनके एसिडिटी या बेसिसिटी के, डिपेंडिंग अपॉन एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे और बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। और एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करना है पता ही है आपको, वो ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप देखें तो ये ब्रेक डाउन होकर के Ca+2 OH माइनस आयन देगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्रेक डाउनिंग होना तो आपको पता ही है, ये Na++ OH माइनस में, तो जितने नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज करेगा कोई बेस उसके लिए वो क्या कहलाएगी, एसिडिटी कहलाएगी। तो एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आप देखें तो चलिए जरा सॉल्ट के लिए भी देख लेते हैं और फिर तुरंत हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे और उन पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इसे रीच करें, ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए इस पहले चैप्टर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कराते 7-8 लेक्चर आ चुके हैं, आ भी गए, तो 7 लेक्चर जा चुके हैं, है ना। अभी इसके बाद आज के लेक्चर के बाद भी एक और लेक्चर जाएगा जिसमें पूरे मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए उसका डिस्कशन हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम किसके लिए करने वाले हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स। भाई एसिड है बेस है कि सॉल्ट्स है आप पहचान पाएंगे, है ना, पहचान लीजिएगा। सॉल्ट के लिए अगर आप इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे या फॉर्मूला तो क्या आएगा, है ना, इक्विवेलेंट क्या था, वेट था ना, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। फिर वही सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सॉल्ट के लिए क्या डिफाइन करें पहले, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी डिवाइड करते हैं, इसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी यहाँ पे क्या है हम अभी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा सारा एक साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। अब वैलेंसी क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, क्या लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम चलिए लेते हैं पहले एग्जाम्पल आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना E ऑफ NaCl, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl आपको पता है 23 ऑफ 35.5 58.5, ठीक है, 58.5 डिवाइडेड बाई वैलेंसी। हम ऐसा इधर लिख रहे हैं फिर बता रहे हैं क्या, यहाँ हम 1 करेंगे, ठीक है। इस आंसर क्या आएगा 58.5। अभी समझिए फिर बता रहे हैं। उसी तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस लेते हैं, या यूँ कहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए। एल्युमिनियम है ना, एक एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम 26 होता है तो 2 का हो जाएगा 52 प्लस ये पूरे सल्फेट का देखोगे तो एक ऑक्सीजन का कितना हो, 3 टाइम्स ऑफ सल्फर का कितना होता है 32 और 4 ऑक्सीजन एटम को कितना हो जाएगा 64। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 3 जा 6, हम अभी बता रहे हैं 6 कैसे रहता है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप 52 प्लस 3 6 जा 18 27 1 28 डिवाइडेड बाई 6
1028 कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 14 3/6 6 5 30 है ना, 4 0 6 is 36 56.6, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आया वो कितने है 56.6। तो देखिए यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय समथिंग। अब यहाँ समथिंग का मतलब किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अब वो नंबर क्या वो जरा समझना जरूरी है। जैसे एसिड और बेस के लिए क्या थे, एसिडिटी थे, बेसिसिटी थे, है ना, और वो एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमने दिखाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जैसे Na+ सोडियम क्लोराइड ब्रेक करेंगे तो ये Na+ और Cl- हम ब्रेक होगा। देख रहे हैं यहाँ केटाइन के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है और एनायन के ऊपर भी 1 यूनिट का चार्ज है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप Al2SO4 का होल थ्राइस को ब्रेक करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस केटानिक एनायनिक फॉर्म में, तो ये ब्रेक होगा 2 टाइम्स ऑफ Al+3 है ना, +3 टाइम्स ऑफ सल्फेट -2। तो देखेंगे यहाँ पे इस केटाइन के पास 6 यूनिट का चार्ज है और एनायन के पास भी 6 यूनिट का चार्ज है। तो जितने यूनिट का चार्ज इन पे मौजूद होता है ना, जब हम ब्रेक डाउन इनको करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन पे कितने यूनिट का चार्ज है। और हमेशा आपको देखने को ये मिलेगा कि जितने पॉजिटिव यूनिट का चार्ज केटाइन पे उतने ही नेगेटिव यूनिट का चार्ज एनायन पे होगा, ताकि ये पूरा का पूरे ये कंपाउंड क्या रहे हमारा न्यूट्रल्स रहे। तो इस केस में देखो हमने 6 से डिवाइड किया है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे वो कितने हैं 6 हैं। 6 केटानिक वाले और 6 या यूँ कहिए कि 6 केटाइन के चार्ज हैं, 6 एनायन वाले चार्ज हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप लेंगे, अमोनियम क्लोराइड को ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड के केस में कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस Cl- इस केस में हम डिवाइड किससे करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि हमें दोनों चार्ज का सम से डिवाइड नहीं करेंगे, इन्हें 6 यहाँ पे +12 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कितने केटायनिक एनायनिक इक्वल चार्ज मौजूद हैं। तो आप इस तरीके से एसिड, बेस और सॉल्ट इन सब के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो अब क्या फ़ायदा क्या होगा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। देखिए फ़ायदा ये होगा इसका कि हम जो अभी मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स हम डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन में अप्लाई कर रहे थे, जैसे अभी हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ना, और भी कई टाइप्स के टॉपिक वाले क्वेश्चन से अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, वहाँ पे हम बात करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आज तो इनकी तुरंत ज़रूरत पड़ने वाली, आप जब देखेंगे नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन में ये आएंगे, तो नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन में ये आएंगे तो इनका डिस्कशन करना जरूरी है। तो चलिए इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया, ठीक। तो जैसे अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं, किसकी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया ना। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, ठीक है, गिवन जो वेट दिया होता है कंपाउंड का, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं कि नहीं, बोलिए। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, ऐसा करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए ना, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हमने निकालना है अपने को क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। वो कैसे होगा, सिमिलरली जो वेट दिया रहेगा कंपाउंड का, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी एसिड के लिए आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करना चाह रहे हैं या किसी बेस के लिए करना चाह रहे हैं, तो उस एसिड या बेस का जो वेट दिया रहेगा दैट आप यहाँ राइट डाउन करेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो देख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के कई तरीके थे, हमने ऊपर निकाला था, एसिड के लिए भी इक्विवेलेंट वेट निकाला था, बेस के लिए भी निकाला था, तो साल्ट के लिए भी निकाला था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिस स्पीसीज के करस्पॉन्डिंग पूछेगा आप उसी स्पीसीज उसी का इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। अगर सॉल्ट के लिए पूछ रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस तो आप उसकी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। और सॉल्ट के लिए कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है, एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है और बेस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन जैसे आएंगे उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का कैलकुलेशन करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की अगर जरूरत पड़े तो इक्विवेलेंट वेट का भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे देखिए हमारा एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है, जो कि देखिए हमने अभी तक मोलैरिटी है ना, और मोल फ्रैक्शन
और परसेंटेज कैलकुलेशन में वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इन पे एक्चुअली हमने प्रैक्टिस तो मोल फ्रैक्शन तक किया था, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेशन और पीपीएम पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। हम उसका प्रैक्टिस जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे तो वहाँ पे करने वाले हैं। तो आज हम नॉर्मेलिटी में पहले कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आज नॉर्मेलिटी तक का ही डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए नॉर्मेलिटी में क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी है कि एक्चुअली जैसे मोलैरिटी थी, एक नया टर्म है क्या, नॉर्मेलिटी। इसे कैपिटल एन से भी लोग डिनोट करते हैं। ये क्या है, हम इसके लिखेंगे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, देखा ये द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट in 1 liter of solution, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूट के प्रेजेंट थे उसको हम मोलैरिटी बोल रहे थे। मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में जो सॉल्यूट की जो मतलब अमाउंट दिया था वो केजी में था कि 1 केजी सॉल्यूट में जितने सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे आप उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। नॉर्मेलिटी क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मौजूद होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, हम अभी डिफाइन किए यहाँ पे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन वेट दिया रहेगा डिवाइडेड बाई उस इक्विवेलेंट वेट से। तो आपको यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मेलिटी बोला जाता है। यानी यहाँ से अगर आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे या राइट डाउन करेंगे तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम किसमें, लीटर में। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। यही से इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करें आगे चल करके थोड़ा और इसको एक्सपेंड करें तो बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे आया था, गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई क्या, इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें मेजर किया गया हो, लीटर में मेजर किया गया। तो क्या बात समझ में आ रही है। नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ जरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, ठीक है। हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पे आपसे प्रैक्टिस नहीं करवाई लेकिन इक्विवेलेंट वेट पे तो प्रैक्टिस कराई है, हाँ। तो अगर इक्विवेलेंट वेट पे प्रैक्टिस करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं फिर बात करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे इरेज कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन, क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक। इन वाटर कितना बनना है, टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 250 मिला है। इन वाटर टू मेक a solution of volume 250 milliliter। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देख रहे हैं हमें उस सॉल्यूशन की क्या बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है। जिस कौन से सॉल्यूशन की, हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का, और उसमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जा रहा है और उस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम या कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है हमको 250 ml का। तो देख लिया क्वेश्चन क्या है कैसे है। तो इसका नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करना है। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं, क्या थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो खैर वॉल्यूम को लीटर में करना हमारे लिए आसान है, ठीक है, वो तो कर लेंगे। जरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हम फाइंड किसका करेंगे, वाटर का करेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है, ठीक है।
तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इसी सॉल्यूट का फाइंड करेंगे, क्योंकि वेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट दिया है, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इसी के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जरा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। एक्चुअली हम पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यार हमें नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए होगा। तो पहले हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेपरेट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब एक बात बताइए, गिवन वेट उस कंपाउंड का तो यहाँ पर वेट दिया है 4 ग्राम, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हम पता लगा सकते हैं, पता है ना कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आया था, सोडियम का था 23 है ना, 40 आया था, 24 और 16, 40 अपॉन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी का मतलब है कितने OH माइनस रिलीज करेगा, 1 OH माइनस रिलीज करेगा, तो इसके लिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1 यानी कि 40। यानी इक्विवेलेंट वेट यानी E ऑफ NaOH का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए गिवन वेट कितना है आपका 4 ग्राम, और इक्विवेलेंट आपने क्या कैलकुलेट किया 40 यानी 1/10। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने आ गए, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके आए हैं 1/10। तो बताइए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितना है 1/10 डिवाइडेड बाई 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर को हम डिवाइड कर देते 1000 से, तो क्या लीटर नहीं आ जाएगा, लीटर में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1/10 इंटू, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1000/250 करेंगे तो 4 बार में होगा, 4 बार का मतलब 4/10 यानी कि 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर। देखा आपने, तो इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपके सामने आ गया कितना, 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मोलरिटी के लिए आप यूनिट देखे थे, तो क्या आपने मोल पर लीटर देखा था, मोलरिटी के लिए है ना, आप बात करें तो मोलरिटी के लिए यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, मोलरिटी के लिए क्या थी, मोल पर किलोग्राम। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या होगी, इक्विवेलेंस पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर है, यूं कहिए इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, वैलेंट नहीं करेंगे, इक्विवेलेंस पर लीटर। क्या बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मेलिटी इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मेलिटी का, मिलेंगे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे, तो बहुत आसान है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करना हमारे लिए, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट तो हमने बताया चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट का, सबकी केस में हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। और इक्विवेलेंट वेट कहीं कैलकुलेशन हो गया तो उसी से हम किसको डिवाइड कर देंगे, उस कंपाउंड के वेट को, तो क्या हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मिला तो हम नॉर्मेलिटी बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए उसका मेजरमेंट देख लीजिएगा लीटर में हो। तो एक और क्वेश्चन लें, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ईजी होते हैं। चलिए, इजी होते हैं तो भाई अच्छी बात है, अगर इजी होते हैं तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम NO2CO3 रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 required, calculate the amount of Na2CO3 required to make 250 ml, to make 250 ml N/10 solution of Na2CO3। देखा आपने, क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए, क्या है, वही N/10 है ना, कोई बात नहीं। क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम, मतलब कि हम सोडियम कार्बोनेट का N/10 कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं,
अगर हम सोडियम कार्बोनेट के N/10 कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन वो भी कितना बनाए 250 ml का बनाना चाहते हैं, तो कितने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता हमको पड़ेगी, कितने सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है ना। देखिए n रहेगा, ठीक है। हम इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा चुके हैं मोलरिटी के लिए, है ना। मोलरिटी के लिए भी सेम क्वेश्चन हमने ऐसे ही, मतलब सेम नहीं, इसी तरीके का डाटा वगैरह लिया गया था, बस वहाँ पे यहाँ नॉर्मेलिटी की जगह क्या था, वहाँ पे मोलरिटी था। तो देखिए क्या है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का हमको सॉल्यूशन बनाना है और वो सॉल्यूशन का जो अमाउंट कितना रखना है 250 ml और उसका जो कंसंट्रेशन रखना है वो N/10 रखना है, ठीक है। तो N/10 अभी N/10 N/100 N/1000 का मतलब भी बता रहे हैं क्या होता है उसका मीनिंग। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले भाई अमाउंट पूछ रहा है, तो देख लें कि लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 इज W ग्राम मान लें, है ना, अमाउंट मान लें। तो फिर ठीक है, तो इसके लिए बताइए, इसके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालेंगे तो क्या गिवन वेट W अपॉन, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, गिवन वेट तो दिया नहीं हमने, W मान लिया, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने आता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, यहाँ से अगर हम E ऑफ Na2CO3 निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 46 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस 46 16 3 जा 48, कैलकुलेशन करिए यहाँ से, डिवाइडेड बाई चूंकि कार्बोनेट सॉल्ट आ गया तो इस पे चार्ज कितना देखेंगे आप, 2 का 2 चार्ज होगा। देखिए सोडियम प्लस पे 1 प्लस टोटल 2 प्लस, इस पे कार्बोनेट पे -2 का चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, और जोड़ लीजिए 80 88 94, ठीक है। ये यूँ कहिए 48 12 60 40 100 106, है ना, वही होगा ना जी, 48 50 60 106 अपॉन 2 यानी कि 53। तो 53 क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया सोडियम कार्बोनेट का। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकलता कैसे है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। तो गिवन वेट पता नहीं है, इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला, क्या निकाला 53 निकाला, ठीक। तो अब जरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या यूँ कहिए वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो बताइए नॉर्मेलिटी यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितनी है 1/10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपने क्या निकाला वहां से, देखिए W/53 होल डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रखेंगे, 250 ml है, 250 ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 लीटर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 1/4 लीटर। तो चलिए क्या करना है, ये कैलकुलेशन है तो करना है। 1/10 इज इक्वल टू W/53 इंटू 4/1, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से 4W आ जाएगा 53/10, है ना, यानी W आपका आ जाएगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट 53 अपॉन में 40, है ना। इसको कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, वेट ऑफ Na2CO3 क्या आ जाएगा 53 अपॉन 40 यानी 41 जा 40.13 हो गया 120, है ना, 10 हो जाएगा आपका 180 और 20 5 बार 1.325 ग्राम 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आपको यहाँ तक क्या कैलकुलेशन समझ में आया, यानी ये 2 तरह के हमने अलग अलग क्वेश्चन लिए, प्रॉब्लम्स लिए हैं, ये जनरली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का। करना कुछ नहीं है, हमें नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखना है, हाँ जरा प्रिकॉशन के साथ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का कैलकुलेशन करना है और इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करना है। तो देख रहे हैं हम यहाँ इक्विवेलेंट वेट की प्रैक्टिस कर लिए हैं, मतलब एसिड के लिए भी, बेस के लिए भी और सॉल्ट के लिए भी। इरेज करें इसके। तो चलिए अभी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कुछ रिलेशन होता है, उसको भी जरा देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। इसे इरेज कर रहे हैं, क्या रिलेशन होता है उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए रिलेशन ये होता है
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है, वही बात आ जाती है एसिड और बेस वाले की। देखें नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर है ना, एसिड के लिए, एसिड के लिए ये जो एन है वो क्या होगी, बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी। और बेस के लिए जो एन होगा, ये जो एन होगा वो क्या होगा, उसकी एसिडिटी। और आपको पता है एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी निकालना हमारे लिए आसान है, हम निकाले भी थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो अगर मतलब इस रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में है तो मोलैरिटी के टर्म में आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या अगर मोलैरिटी के टर्म में है तो नॉर्मेलिटी के टर्म में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द नॉर्मल, अभी समझ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। ढेर सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे, उनकी आपको क्या बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है। जैसे यहाँ पे है हमारे 2M_H2SO4 है, 2M_H2SO4 है, ठीक, 0.2M HCl है, ठीक। थर्ड क्या है जी, मान लो M/10 HCl है, M/10 HCl, ठीक है। क्या बात समझ आई है। तो ये देख रहे हैं, ये H2SO4 HCl ये कुछ एसिड्स हैं और इनका कंसंट्रेशन टर्म दिया है, जो भी इनका कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैरिटी वाला है। देख रहे हैं मोलैरिटी का कंसंट्रेशन टर्म दिया है, आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो ऊपर आपके सामने एक रिलेशन मौजूद है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें एन इसके लिए अगर बात करें, H2SO4 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, है ना, यू कहिए एन फैक्टर किसका, H2SO4 का। एन फैक्टर मैंने बताया ना बेसिसिटी, और ऐसी ये H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो बताओ नॉर्मेलिटी यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलैरिटी है 2M, ठीक है, या 2 सिंपली कहिए 2 इंटू 2 यानी कि 4, है ना। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 4N आ गई उस एसिड के लिए, H2SO4 के लिए। सिमिलरली HCl की बात करें तो HCl के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फैक्टर किसके लिए, HCl के लिए तो 1 ही रहेगी, तो नॉर्मेलिटी इस केस में क्या आ जाएगी, 0.2 इंटू 1 यानी कि 0.2 नॉर्मेलिटी, है ना। सिमिलरली इसके लिए बात कर लेते हैं, HCl के लिए फिर वही बात करेंगे, नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी है आपका 1/10 इंटू एन फैक्टर 1 यानी कि n/10। तो आपने देखा बहुत आसान था, यानी कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन है आपको पता, तो आप मोलैरिटी वाले कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करिए नॉर्मेलिटी में, या नॉर्मेलिटी वाले कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करिए मोलैरिटी में, ठीक है। इसी तरह से एक और रिलेशन आपका आता है, देखिए हमने शुरुआत में जब कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना शुरू किया था तो हमने पहले ही बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पहला कंसंट्रेशन टर्म हम लेते हैं वो ग्राम पर लीटर में लेते हैं, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर और नॉर्मेलिटी में भी कुछ रिलेशन होता है, वो भी हम जरा शो कर लेते हैं, तो वो उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मेलिटी इंटू वही क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, उस पर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, सिर्फ लिखा देंगे आपको। जैसे इसमें एक रिलेशन होता है, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या यूँ कहिए ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में, और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन, या जो कहिए जो हाँ सॉल्यूट मौजूद होगा। तो आप देख रहे हैं एक और रिलेशन है आपका, देखिए सारे ये नॉर्मेलिटी, ठीक है, ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, परसेंटेज कैलकुलेशन, सारे कंसंट्रेशन टर्म में है। तो दो कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन है, और
सॉल्यूशन के ग्राम पर लीटर और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी प्रैक्टिस है, आसान है वैसे ही जैसे इसके पहले वाला था, समझ जाएंगे। तो देखिए आज तक के क्लास में यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि अब सिर्फ एक लेक्चर बचा रहेगा, जो कि कुछ बहुत जल्द हम देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि कुछ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, यानी कि वॉल्यूम मिस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन और उन एसिड बेस के रिएक्शन पे बेस कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेंगे। मिक्स क्वेश्चंस का मतलब ये कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड मोल से स्टार्ट करेंगे, है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कंसंट्रेशन टर्म पे आएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि जो अभी तक हमने कैलकुलेशन किया है सभी का मिक्स्ड एक्सरसाइज या मिक्स्ड लेक्चर लेकर के आएंगे, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।